हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम संस्कृत के व्याकरण को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और संस्कृत व्याकरण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और संस्कृत व्याकरण के अंदर ही कई अलग अलग टॉपिक आते हैं। तो जैसा कि आप सभी पिछले कुछ समय से पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लगभग हम संस्कृत व्याकरण कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं। 2-3 टॉपिक हमारे बाकी हैं, उसके बाद हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, व्याकरण का भी और रीडर का भी। तो बच्चों, व्याकरण में एक टॉपिक आता है वाक्य निर्माण करना, जो कि आप सभी को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है। आपको मुश्किल भी होती है कि कैसे संस्कृत में वाक्य बनाएं, किस तरीके से लिखें। तो बच्चों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आज तक अगर संस्कृत व्याकरण में जो वाक्य बनाते हैं संस्कृत के, अगर बनाते समय जो दिक्कत आती थी, अब वो नहीं आएगी। क्योंकि जो पैटर्न मैं आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ, इस पैटर्न को अगर आप समझ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो फिर आपको संस्कृत के वाक्य बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और संस्कृत आपको बहुत ईजी लगेगी। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे हो कि हम आज का टॉपिक लेके आए हैं वाक्य निर्माण प्रकरणम, यानी वाक्य निर्माण कैसे किया जाता है ये आपको सिखाएंगे। और ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, यानी इस पार्ट 1 में हम आपको बेसिक बातें वो बताने जा रहे हैं। उसके बाद पार्ट 2 आएगा। उस पार्ट 2 में आपको हम संस्कृत के वर्तमान काल के वाक्य कैसे बनाए जाने चाहिए ये सिखाएंगे। इसके बाद जो इसी टॉपिक का वीडियो नंबर 3 आएगा, उसमें हम संस्कृत के भूतकाल के वाक्य कैसे बनाना चाहिए, जो हो चुका है उसको लेके कैसे बनाना चाहिए वो सिखाएंगे। और इस टॉपिक का जो हम 4th पार्ट लेके आप सबके लिए आएंगे, उसमें हम आपको संस्कृत के भविष्य काल को लेकर के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, क्या कुछ लिखा जाता है, ये सिखाएंगे। तो आज ये वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो नंबर 1 को आप बहुत ध्यान से देखें, समझें, आपको बहुत फायदा होगा। और इस वीडियो को शुरू करें तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों, संस्कृत में वाक्य निर्माण बनाते समय या बनाने से पहले 4 ऐसी चीजें हैं या 4 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये पहली शर्त है संस्कृत में वाक्य निर्माण बनाने का, कि अगर आपको सीखना है संस्कृत वाक्य बनाने हैं तो 4 टॉपिक आपको सबसे पहले याद होने चाहिए। उनमें नंबर 1 है कारक। कारक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से उसके चिन्ह याद होने चाहिए। कारक को लेकर के हम पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। वीडियो आप सबके लिए पोस्ट कर दी गई थी, आपने देखा है, पढ़ा है और उसे याद भी किया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है आप सबसे। तो कारक आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कारक में भी कौन सी विभक्ति में कौन से चिन्ह आते हैं, मतलब समझ रहे हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए वो जो चिन्ह जो होते हैं हिंदी के, वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में नंबर 2 पर हम देखते हैं तो हमें कर्ता, ये जो कर्ता है ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कर्ता जो होते हैं हमारे, इनको, इनके अर्थ को, इनकी विभक्ति जो है, ये वचन जो है, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वाक्य निर्माण में सबसे पहले तो यही लिखा जाता है, ये शुरुआत है, आपको कर्ता याद होना चाहिए, नंबर 2। उसके बाद नंबर 3 पर धातु, अलग अलग धातुएं, एक धातु नहीं है यहाँ, तो एक धातु केवल मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको समझ में आ सके पट धातु ही लिखी है, लेकिन पट धातु ही नहीं, कई सारी धातुएं आपको याद होनी चाहिए। उनका वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, ये 3 जो काल होते हैं धातुओं के, कम से कम ये 3 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो तीसरा है हमारा धातु, जिसे क्रिया बोला जाता है। और चौथा होता है शब्दार्थ, यानी आपको संस्कृत में शब्दार्थ का ज्ञान बहुत होना जरूरी है। किस शब्द को संस्कृत में क्या बोला जाता है, हिंदी के कौन से शब्द को संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, ये आपको शब्दार्थ अगर नहीं आएगा तो आपको वाक्य निर्माण भी नहीं आएगा। क्योंकि वाक्य निर्माण में ये सारा जो आपको बताया, कारक, कर्ता और धातु, क्रिया जो है, ये तो आपका ग्रामर का है। लेकिन जब आप वाक्य बनाओगे तो उसमें कुछ शब्द आएंगे, तो शब्द आपको कैसे पता होने चाहिए, इसके लिए आपका शब्दकोश में आपको ज्ञान होना चाहिए। शब्दार्थ आप पढ़ते रहो, किस शब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं ये याद करते रहो। बस ये 4 चीजें हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप संस्कृत का जो है कि वाक्य का निर्माण कर पाओगे।
ठीक है बच्चों, ये 4 चीजें आपको अभी से याद करने लग जाना है। ये मान लीजिए आप कारक के चिन्ह और कारक, उसके बाद में ये करता है, ये करता है, इन कर्ता को याद होना चाहिए आपको, किस शब्द को क्या बोला जाता है, और उसके बाद तो होना चाहिए याद क्रिया। क्रिया है धातु, और धातु भी कौन सी, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। कम से कम ये 3 धातुएं याद हो और अलग अलग धातु याद हो, जैसे पठ धातु है, लिख धातु होती है, अलग अलग जो धातु होती है, पीली पा धातु जो होती है, अलग अलग धातुएं भी आपको याद होनी जरूरी है। और उसके बाद शब्दार्थ, शब्दार्थ का ज्ञान बढ़ाओ बच्चों, पढ़ते रहो कि किस शब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो ही आपका वाक्य निर्माण होगा। अगर आप इन सबको याद नहीं करोगे, इन सबको भी कच्चा कच्चा याद करोगे, तो आपका वाक्य निर्माण नहीं हो पाएगा और आपको मुश्किलें आती रहेंगी। लेकिन मुझे यकीन है कि आप इनको याद करेंगे और आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, आप अच्छे से वाक्य बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको आज एक थोड़ा पैटर्न है आपको समझा देता हूँ, इसको आप पहले पार्ट को ध्यान से देख लो, समझ लो। तो मैं समझता हूँ 50%, जी हाँ, लगभग 40 से 50% जो आपका कंफ्यूजन है, मुश्किल है, वो दूर हो जाएगी। 50% अगर आपने अपने पहले वीडियो, पहले पार्ट को ध्यान से समझ लिया, तो आप यकीन मानिए लगभग 40 से 50% अनुवाद आप समझ जाएंगे। बाकी 40 के बाद में जो है लगभग 60 या 50% जो है वो आप जाने, उसके लिए आप मेहनत करें। तो बच्चों ये ध्यान रखो, कभी भी आपको हिंदी में कोई वाक्य दे दिया जाए, ठीक है, उसके संस्कृत बनानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी क्रिया, क्रिया का ये धातु ये याद होनी जरूरी है। लेकिन क्रिया से ही पहले कर्ता याद होना चाहिए, कर्ता आपको याद होना चाहिए। कर्ता में देखो सह, सह होता है एक वचन में, यानी वह यानी एक अकेला व्यक्ति, उसके लिए बोलते हैं वह। फिर है तौ, दो होते हैं। अगर बात आती है वे दोनों, वाक्य है वे दोनों, तो वे दोनों के लिए सबसे पहले आप लिखोगे तौ। और अगर संस्कृत में आपको वाक्य में पहले देते हैं वे सब, तो वे सब के जगह आप सबसे पहले क्या लिखोगे, वाक्य निर्माण करते समय ते, सबसे पहले लिखोगे ते, उसके बाद बहुत अलग कुछ और। फिर अगर बात आ गया वाक्य में तुम दिया हुआ है या तू दिया हुआ है, तो वहां आपको लिखना होगा तुम। तू तो आता ही नहीं है, संस्कृत बड़ी तहजीब की भाषा है, बड़ा इज्जतदार और अच्छी भाषा है, देव भाषा है, इसमें तू तो आगे नहीं चलते। तो तुम जो है, तुम की जगह हमें संस्कृत लिखना होगा त्वम, इनको याद करना पड़ेगा। और अगर संस्कृत में वाक्य निर्माण करने से पहले अगर आपको दे दी तुम दोनों, तो तुम दोनों, तो वहां लिखोगे युवा। फिर अगर वाक्य अगर आ गया सबसे पहले वर्ड है तुम सब, तो तुम सब की जगह लिखोगे यूयम। फिर आएगा अहम, अहम यानी मैं को क्या बोलते हैं संस्कृत में, अहम। फिर आता है हम दोनों, हम दोनों, अगर वाक्य आ गया कुछ भी हम दोनों से रिलेटेड, तो वहां सबसे पहले लिखोगे आवाम। और अगर वाक्य कोई दूसरा है जिसमें लिखा हुआ हम सब, तो वहां आप लिखोगे वयम, वहां सब क्या लिखोगे, सबसे पहले वयम, उसके आगे हम चलेंगे। अब उसके आगे हम चले तो उसके लिए हमें क्रिया याद होनी चाहिए। क्रिया में हमको ये देखना है कि सह आ गया, तो सह की जगह, सह जैसे एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना, प्रथम पुरुष एक वचन है, सह है, हमने सह लिख दिया, तो यहां भी आप प्रथम पुरुष एक वचन ही लिखोगे। ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको कर्ता याद होना चाहिए, फिर क्रिया याद होनी चाहिए। क्रिया में आप ये लिखोगे। अच्छा, इससे पहले कारक बीच में आ जाते हैं, कारक के चिन्ह आते हैं जो कर्ता ने कलम को करण से, तो अगर कुछ और लिखा है, बाकी बढ़ा दिया गया है, तो उन कारक के आधार पर कर्ता के बाद वो शब्द वहां लिखे जाएंगे, वो वर्ड वहां लिखे जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसके बाद में अंत में क्रिया आती है, तो सह के साथ हमेशा पढ़ती आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन है, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती, पढ़ती, पढ़ता, पढ़त, पढ़ावी, पढ़ावा, पढ़ामा। ये धातु आपको लगभग शायद 5th या 6th क्लास में याद हो गए होंगे, बहुत सरल है, स्टार्टिंग से ही आते हैं। तो आपको ये तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ दिया है, जरूरी नहीं कि यही हो, और भी अलग अलग धातु हो सकती है। मान लीजिए यहाँ लिख होता, लिख, लिखना, तो क्या होता है, लिखती, लिखता, लिखंती, लिख से लिखता, लिखत, लिखावे, लिखावा, लिखामा। तो ये धातु अलग अलग आपको याद करनी पड़ेगी कुल मिला के। तो बात आती है यहाँ की, सह लिखा है तो आपको लिखना पढ़ती, तो यानी दोनों की बात है, तो वहां पे आएगा पढ़ता है। और अगर बात है वे सब, वे सब के लिए आपने संस्कृत में लिख दिया ते, तो ते की जगह आप लिखेंगे पढ़ंती। आगे चले देखेंगे तो हम लिखा हुआ तुम, तो इसकी जगह आएगा पढ़सी, तो हम की जगह पढ़सी ही आएगा, पठामी नहीं आएगा और पढ़ती नहीं आएगा।
इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इनको याद करना जरूरी है, याद करोगे तो ही बना पाओगे। अगर कच्चा कच्चा नहीं याद किया, कंफ्यूज हो गया तो बिगड़ जाएगा। तो हम है मध्यम पुरुष एक वचन, तो वहां पे क्या आएगा, पट से ही आएगा। फिर युवाम, युवाम की जगह आएगा पठता, और आगे चलेंगे यूयम यानी तुम सब की जगह क्या आता है, पठता, पठक। उसके बाद चलेंगे अहम, अहम की जगह पठामी ही आएगा। अगर किसी वाक्य के निर्माण में आप अहम लिखेंगे तो अहम पढ़ते नहीं लिखेंगे या अहम पढ़ से नहीं लिखेंगे, आप अहम पठामी लिखेंगे। और पठामी आपको कैसे याद हो, इसके लिए आपको ये जो कॉलम है इंडेक्स है, ये याद होना चाहिए कि भैया कर्ता में उत्तम पुरुष एक वचन में आता है अहम, तो यहाँ पठ धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन क्या है, पठामी, तो आप लिखेंगे पठामी, तब ये बनेगा बिल्कुल सही। आगे चलेंगे लिखा हुआ पठावा, फिर लिखा हुआ पठामह, ठीक है, ये याद आपको होना चाहिए। इसके आधार पर ही संस्कृत में वाक्य बनते हैं। अब आइए आपको मैं कुछ वाक्य लिख के दिखाता हूँ संस्कृत में, इसके आधार पर, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी वाक्य के निर्माण में कर्ता और क्रिया का कितना महत्व है, ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है। ये हम अब कुछ वाक्य यहाँ बनाते हैं, फिर आप समझ जाएंगे आराम से, लेकिन आपको ये याद तो फिर भी करने पड़ेंगे, याद आपको करने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला वाक्य है यहाँ पे, वह पढ़ता है। तो वह के लिए हमारे संस्कृत में क्या, मैंने आपको शब्द बताया था, क्या आता है, वह के लिए आता है सह। आप सीधे आपको ये याद रहेगा, तो आप लिख दोगे सह, पढ़ता है। सब सह क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन लिख दिया हमने, पठती, ये हो गया सह पठती, वह पढ़ता है। इतना तो आता है आपको, वह पढ़ता है तो संस्कृत में क्या बोलते हैं, सह पठती। अब वो कैसे बना, ये नहीं आता होगा शायद, या इतना नहीं आता होगा जितना मैं बताने जा रहा हूँ। तो सह पठती ऐसे बनता है बच्चों, आया समझ में। अगला है वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों में ध्यान दो, सबसे पहले वे दोनों में, वे दोनों क्या होता है, वे दोनों के लिए क्या कहते हैं हम, वे दोनों के लिए बोलते हैं तौ। हमारा कर्ता में जाओ तो वहां पे लिखो वे दोनों के लिए तौ, सबसे पहले लिखो तौ। आगे चलो, अब क्या है, पढ़ते हैं, तो तौ क्या था, हमारा था प्रथम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ लिखेंगे हम पढ़ता, तौ पढ़ता। तो बाद वो इस तरीके से ये बन गया तौ पढ़ता, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप तीसरे वाले में लिखा है वेसन। वेसन को क्या कहते हैं संस्कृत में, आप याद करोगे तो आपको पता लगेगा, नहीं याद करोगे तो कैसे पता लगेगा, याद करोगे तो समझ में आएगा। वेसन को संस्कृत में कहते हैं ते, यहाँ देखो ते। अब ते क्या था हमारा, ते हमारा था प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में आएगा पठंती, ते पठंती। ये क्या बना, वैसे पढ़ते हैं तो इसको क्या बनता है, ते पठंती। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार आगे चलो, तुम पढ़ते हो, तुम कौन पढ़ते हो, तुम को क्या कहते हैं संस्कृत में, तुमको कहते हैं संस्कृत में त्वम। ये तो बड़ा इजी है, तुम और त्वम एक जैसे लगता है पढ़ने में, सुनने में, त्वम। आगे लिखा है पढ़ते हो, पढ़ते हो के लिए क्या आएगा, त्वम कौन था, मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये क्रिया आपको धातु याद होगी, तो आप समझ जाओगे मध्यम पुरुष एक वचन क्या है, पठसी। तो ये वाक्य क्या बनेगा, यानी लिखेंगे पठसी, तो बना त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। उसी प्रकार आगे चलो, तो दूसरा इसके बाद लिखा है तुम दोनों पढ़ते हो। पहले तुम लिखा था तो हमने लिखा तुम, अब तुम दोनों की बात करें तो तुम दोनों के लिए आता है यानी युवाम। लिखो यहाँ पे युवाम, और ऊपर इंडेक्स देखो क्या बनेगा, युवाम के लिए हमारा बनेगा पठतः, मध्यम पुरुष द्विवचन, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन था तो पठतः, युवामी, पढ़ता है, सही है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स पे ध्यान दो बच्चों, बिल्कुल इनको याद करोगे तो ही आपका वाक्य बनेगा, अन्यथा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा है तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं, यूयम। क्या बोलते हैं, यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब हमारे यहाँ पर आओ, क्रिया में धातु का क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बोलते हैं, पठक, यूयम पठक। इस प्रकार बच्चों ये क्या बना, इस प्रकार बच्चों ये बना यूयम पठक, यानी कि तुम सब पढ़ते हो। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे मैं पढ़ता हूँ, मैं को क्या बोलते हैं संस्कृत में, अहम, अहम लिखो। अब अहम क्या है, अहम जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा, पठामी, तो ये लिखेंगे हम अहम
एम पठामी। आगे दूसरा वाक्य दिया है, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है? उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम, यहाँ लिखो आवाम। अब आगे क्या है? पढ़ते हुए क्या बोलते हैं? उसके लिए धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन लिखो तो क्या लिखा हुआ है? पठावह, आवाम पठावह। तो ये क्या बन गया? हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावह यानी हम दोनों पढ़ते हैं। अब आओ अंत में तो लिखा हुआ हम सब पढ़ते हैं। हम सब को क्या बोलते हैं? वयम। वयम यानी हम सब। ये ध्यान रखो, वयम मतलब होता है हम सब। जी हाँ, वयम पठावह। वयम यानी हम सब, पठावह वयम क्या था? वयम था उत्तम पुरुष बहुवचन। अब यहाँ धातु का देखोगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन क्या लिखा है आपको? पठावह। तो वयम पठावह यानी कि हम सब पढ़ते हैं। ठीक तो रहा है बच्चों लास्ट वाला? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है लास्ट में? लास्ट का दिखना जरूरी है। चलो बढ़िया है, दिख रहा तो अच्छा है, सही है, साफ दिख रहा है। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक, पहला पार्ट। इसको पढ़ करके आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि किस प्रकार से जो है कि हमारे संस्कृत के वाक्य का निर्माण किया जाता है। बेसिक सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो अभी मैं हट चुका हूँ। अभी आप अच्छे से वाक्य देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ बच्चों आपका ये पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब वीडियो नंबर 2 जो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे वर्तमान काल के वाक्य कैसे बनते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आपको सबसे पहले कारक, फिर ऊपर जो हमें दिख रहा है सबसे ऊपर कर्ता, फिर क्रिया और शब्दार्थ ध्यान होने जरूरी है। शब्दार्थ को नहीं पढ़ोगे बच्चों तब तक आप वाक्य नहीं बना पाओगे। ये तो बहुत सरल वाक्य थे। अब जो है अगली वीडियो से हम जो वाक्य बनाएंगे ना, उसमें आपको शब्दार्थों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको शब्दार्थ नहीं आएंगे तो आपका वाक्य अधूरा रह जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आपका इतना सीखने का। तो ये तो एक शुरुआत था बेसिक, इसके लिए मैंने आपको ये पढ़ाया है आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत आपको पहले भी आता होगा, लेकिन वाक्य कैसे बनाए जाते हैं ये आज समझ में आया होगा। तो इसको याद कीजिए। जैसा मैंने बताया कि धातुएँ होती हैं अलग अलग धातुओं के वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, इन तीनों को याद कीजिए। कर्ता को हमेशा ध्यान रखिए कि वह के लिए क्या प्रयोग होता है, वे दोनों के लिए, वे सब के लिए, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, इनके लिए क्या क्या प्रयोग होते हैं ये आपको ये याद होना अनिवार्य है। इससे काम नहीं चलेगा कि ऐसे चलो कच्चा कच्चा याद कर लेते हैं या थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। नहीं, आधा अधूरा रहोगे तो हमेशा फंसते रहोगे। इसलिए पूरा याद रखो तो आपको ये अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी आपकी किताब में भी कुछ वाक्य दिए गए हैं अनुवाद के, उनको देखते रहो, उनकी प्रैक्टिस करो। इन जैसे वाक्य अगर वहाँ पर मिलते हैं उनको बनाने का भी प्रयास करो। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि खेलते भी रहिए, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। पढ़ाई आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। होमवर्क कर लीजिए, टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, फिर आप खेलिए दबा करके जितना भी खेलना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।